मान रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन एज वेल एज़ वेलकम टू रेगुलर क्लासेस। ये रेगुलर क्लास आपके लिए रिकॉर्ड कर ली जाएगी ताकि तमाम तर लोग इसको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन के ऊपर भी सुन लें। इसी के साथ साथ जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट जिस टाइम मुझसे क्लास ले रहे हैं उनके लिए ये एक पूरा पैकेज है। पैकेज से मुराद कि आपको CS 201 की और 201 प्रैक्टिकल की इसी पूरी वीडियो में तैयारी करवा दी जाएगी। याद रहे जनाब, आपका थ्योरेटिकल का पेपर हो या आपका जो है वो पेपर प्रैक्टिकल का हो, दोनों में आपको प्रैक्टिकल्स ही पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपसे थ्योरी के पूछता है, जिसके अंदर वो आपको ये कहता है कि आप मुझे ये बताओ कि डिफाइन कर दो पॉइंटर्स को। उसको हम अभी डिटेल्ड डेव C++ की स्क्रीन पर समझेंगे, लेकिन मैं आपको ज़रा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स बता दूं कौन कौन से शुरू में। तो देखें जनाब, आपका जो इंपॉर्टेंट लेक्चर कंसीडर किया जाता है ना, वो ये 35 से लेकर ऑनवर्ड 45 तक होते हैं। ठीक है, करने आपने सारे हैं इफ़ यू हैव टाइम, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं जनाब। और ये जो लास्ट वाले तीन है ना, 43, 44 और 45, इसके अंदर आपका ना सारे का सारा आपने जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो रिपीट किया गया है। तो मेक श्योर आप लोगों के पास अगर टाइम नहीं है, अगर ऐसे कह लो कि आप ये वीडियो वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन पे देख रहे हो और कल आपका पेपर है या घंटे 2 घंटे बाद पेपर है, तो ये जो सिर्फ 43, 44 और 45 कॉन्सेप्ट्स हैं, ये तीन लेक्चर आप देख लो या सुन लो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो रेगुलर क्लास मेरे पास ये स्टूडेंट्स ले रहे हैं, इन लोगों ने सारा कुछ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है जी। और फर्दर अगर आपके पास टाइम है, वेल एंड गुड, आप सारे हैंडआउट्स को पढ़ लें, और नहीं टाइम तो ये तीन लेक्चर्स आप लोग कवर कर सकते हैं। चलते हैं जनाब अपनी वीडियो के ऊपर। ओके जी, आपकी प्रिपरेशन वीडियो जो है ये दो पार्ट्स के ऊपर कंसिस्टेंट है। इसके अंदर जो आपका तकरीबन 35 से लेके 38 तक लेक्चर है, इसे हम लोग ऊप कहते हैं। ओ ऊप स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसके अंदर ना आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। और ये चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके जब आप अगले सेमेस्टर में जाओगे तो आपकी एक पूरी किताब आएगी। तो ये पूरा प्रोग्राम आपको रेलिवेंट टू द ऊप, जो कि आपका 35 से लेक्चर स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट, और ये तकरीबन 4-5 लेक्चर्स हैं। बट मेरे जहन में इस टाइम ये आ रहे हैं जो मैंने कमेंट्स की फॉर्म में ऐड कर दिए हैं, कि ये वाले जो लेक्चर्स है ना, ये 35 से लेकर 38 तक है। इसको समझते हैं। और आपका दूसरा प्रोग्राम जो आप इस प्रिपरेशन वीडियो में या इस रेगुलर क्लास में करेंगे, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे फाइनलाइज कर रहा है, और आपको मैं इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करता रहूँगा या करूँगा। स्टार्ट करते हैं। ये आपकी हेडर फाइल होती है। हम इसको हेडर फाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑन द टॉप ऑफ द हेड लिखी जाती है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट MCQs है कि व्हाई वी कॉल दिस हेडर फाइल। द आंसर इज कि हेडर फाइल इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसको सबसे ऊपर प्रोग्राम के लिखते हैं। लाइक द ह्यूमन, सबसे ऊपर आपका हेड होता है, आपका सर होता है। इस तरह जो सबसे ऊपर फाइल आप लिखते हो वो आप iostream.h या iostream लिखते हो। आपके हैंडआउट्स में .h है, चूंकि वो C लैंग्वेज है, बट हम C++ में इसको कर रहे हैं, तो अब हम .h की एक्सटेंशन मार्क नहीं करते हैं। अब आप देखो जनाब, क्लास आपने बना ली माई क्लास। ये क्लास का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। पेपर में ना आपको क्या आएगा उस पर भी बात करते हैं, लेकिन आपने पहले सारे सिंटैक्सिस को समझना है, और हर कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपने उसको इंप्लीमेंट करना है अपने पेपर के अंदर। देखो, आप ये कहते हो कि आपने एक क्लास बना ली माई क्लास की। पेपर में पहला MCQs या पहला लॉन्ग और शॉर्ट ये आ सकता है कि जो आपकी क्लास का नेम होगा, आपने चेक करना है क्या वो आपके कंस्ट्रक्टर का नेम है या नहीं है। ये पहला गलत काम होता है जो वो आपको कहता है हमें एरर फाइंड करके दें। ठीक है, उसने आपके लिए कंस्ट्रक्टर लिखा होता है, बट उसने डिस्ट्रक्टर नहीं लिखा होता। अब ये क्या चीज़ें हैं, इसको हम वक्तन फवक्तन अभी थोड़ी देर बाद डिटेल से पढ़ते हैं। बट मैंने आपको बता दिया, पहला क्वेश्चन ये होगा कि वो आपको क्लास बना के देगा और ये कहेगा जनाब इसका कंस्ट्रक्टर है तो बताओ, नहीं है तो मुझे लिख के दे दो, इसमें ऐड करके दो कंस्ट्रक्टर। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, कंस्ट्रक्टर वो लिख के देगा लेकिन वो डिस्ट्रक्टर लिख के नहीं देगा और कहेगा मुझे एरर फाइंड करके दो। अब देखो, मैं इसको चला के भी आपको दिखाता हूँ वक्तन फवक्तन, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन की मेंटालिटी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा ना कि आपने क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है, तब तक आप कोडिंग को या प्रोग्रामिंग को नहीं समझ सकते। आपने क्लास बना ली, आपने उस क्लास का नाम रखा माई क्लास। आपकी मर्जी है, कोई भी रख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक स्टैंडर्ड नाम आपके लिए यूज किया हुआ है। हमने क्लास के दो पार्ट्स पढ़े हैं अपने पूरे हैंडआउट्स में। कौन कौन से? एक होता है पब्लिक पार्ट और एक होता है प्राइवेट पार्ट, विच इज नॉट यूज्ड हियर। पब्लिक पार्ट वो पार्ट होता है जिसके अंदर आपका डेटा पब्लिक पड़ा हुआ है। अब देखो, इससे क्या मतलब है, इससे क्या मुराद है, इसको समझने की कोशिश करते हैं।
तो देखें जनाब, यहाँ पे ये जो पब्लिक पार्ट है, ये पब्लिक पार्ट आपको ये बताता है कि ये जो पूरे का पूरा फंक्शन है, यानी ये जो पूरा आपका प्रोग्राम है, इस पूरे प्रोग्राम में इस सारे के सारे पार्ट को यूटिलाइज कर लो। यहाँ पे इससे मुराद पब्लिक है। अगर ये प्राइवेट होता तो सिर्फ ये इस क्लास के लिए यूज होना था, बाकी किसी दूसरी क्लास के लिए यूटिलाइज नहीं होना था। तो ये आपका एक मेन फंक्शन है पब्लिक का। पब्लिक काम क्या करता है? ये काम करता है, ये आपका थ्योरेटिकल के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। पब्लिक क्या काम करता है, थ्योरी में पूछा जाता है। तो पब्लिक ये काम करता है कि ये आपको बताता है कि किस कैटेगरी में या किस तरह आप अपने सारे फंक्शन को यूटिलाइज कर सकते हो अपने पूरे प्रोग्राम में। अब देखो यहाँ पे मैंने ये पूरा प्रोग्राम लिखा क्यों है, सिर्फ ये कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। कंस्ट्रक्टर क्या होता है जनाब, ये बात याद रहे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंस्ट्रक्टर का वही नाम होगा जो आपके डिस्ट्रक्टर का नाम होगा, और डिस्ट्रक्ट जो आपकी क्लास का सॉरी नाम होगा, और डिस्ट्रक्टर का वही नाम होगा जो आपके कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। ठीक है, क्लास का नाम वो होगा, यानी आप कोई भी क्लास का नाम रखें, अब जो आपने अपनी क्लास का नाम रखा है ना, वही नाम आप कंस्ट्रक्टर का रखोगे और वही नाम आप डिस्ट्रक्टर का रखोगे। और ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर आपने कोई कैपिटल वर्डिंग में भी छोड़ दिया ना, तब भी ये आपको एरर दे सकता है और दे देगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने इस बात को याद रखना है। मैंने यहाँ पे अपनी क्लास का नाम रखा है, देखो एम बड़ा और सी का क्लास का सी बड़ा। तो यहाँ पे देखो मैं इसको अगर लेट्स सपोज, या बल्कि हम इसको पहले रन कर लेते हैं एक दफ़ा। पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊं कि इज इट रियली वर्किंग। ये देखें जी, कोई एरर नहीं है और ये काम करता है, देख लें। ठीक है, अब मैं इसको लेट्स सपोज छोटा कर देता हूँ, तो क्या ये चलता है? लेट्स सपोज ये देखें, कोई एरर आपको यहाँ पे नहीं मिला। तो ये केस सेंसिटिव है या नहीं है? अब देखो आपके सामने यहाँ पे दो आउटपुट आ रहे हैं। ठीक है, अब ये समझाने के लिए सिंपल मैं इसको दोबारा से पहले जैसा करता हूँ। अब इसका आउटपुट देखें आप, तो क्या करता है जी आपके आउटपुट को, ये देखें जनाब, अब आपके पास आउटपुट चेंज हो गया। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये केस सेंसिटिव है या नहीं है। तो अब आपके सामने है, दिस इज द केस सेंसिटिव। ये हमने सी को छोटा कर दिया, जिसकी वजह से उसने मुझे क्या किया, कोई एरर तो नहीं दिखाया, लेकिन उसने मेरे इस पूरे यानी इस पूरी क्लास के मेन फंक्शन को नहीं दिखाया। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर का नाम वही नाम होगा जो आपकी क्लास का नाम होगा, और जो आपके कंस्ट्रक्टर का नाम होगा वो आपके डिस्ट्रक्टर का नाम होगा। याद रहे कैसे चीज़ें आपने मैनिपुलेट करनी है। सबसे पहले आप क्लास बनाते हो, क्लास के बाद आप कंस्ट्रक्टर बनाते हो, और कंस्ट्रक्टर के बाद आप डिस्ट्रक्टर बनाते हो। अब ये क्या काम करते हैं जनाब, इसकी फंक्शनैलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। देखें जी, क्लास का तो मतलब है कि मैंने एक क्लास बना दी और उस क्लास में कुछ ना कुछ मेरे पास ऑब्जेक्ट्स लिखे होंगे। लेकिन ये जो कंस्ट्रक्टर है ना, ये आपको मेमोरी को गेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसका काम ये होता है कि जैसे मैंने कहा जी, ये जो कंस्ट्रक्टर कोड है, ये कुछ भी है जो मुझे प्रिंट करवाना है। अब जाहिर सी बात है, ये आपको सामने स्क्रीन पे नजर आता है। लेट्स सपोज मैं इसको रन करता हूं, लेकिन जब आपको ये स्क्रीन पे नजर आता है, देखो ये टाइम ले रहा है, ये मेमोरी में लोड करता है आपकी चीज़ों को। ये देखें, अब ये जो तीन चीज़ें पड़ी हुई है ना, ये आपकी मेमोरी में पड़ी हुई हैं, आपकी रैम में पड़ी हुई हैं। तो ये जो मेमोरी लोड करने का काम होता है, तो ये काम होता है कंस्ट्रक्टर का। ये मेमोरी मुझे लेकर दी है। मेमोरी कहाँ से लेते हैं, हमने पार्ट 1 में डिटेल डिस्कशन की थी, हीप की और फ्री स्टोर की। तो हीप यानी मेमोरी का ढेर पड़ा होता है, और आप कंस्ट्रक्टर की मदद से उसमें से थोड़ी सी मेमोरी अपने लिए गेट कर लेते हो, और अपने लिए यहाँ पे जो भी फंक्शनैलिटी आपने कॉल करनी होती है वो आप यहाँ पे कॉल करते हो या उसको सेव करवा लेते हो। सो दैट इज द वर्किंग ऑफ कंस्ट्रक्टर टू गेट द मेमोरी फ्रॉम द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ हीप। उसके आगे जनाब डिस्ट्रक्टर होता है। डिस्ट्रक्टर का काम ये होता है कि डिस्ट्रॉय कर दो। अब ये मेमोरी लीकेज के कॉन्सेप्ट के लिए आता है। एज अ प्रोग्रामर आपकी जिम्मेदारी है कि जब भी आप अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करो, आप डिस्ट्रक्टर को लाजमन तौर पे कॉल कर लो, क्योंकि जब आप मेमोरी को लेते हो, जैसे देखो अब ये डिस्ट्रक्टर क्या काम कर रहा है, मैं इसको दोबारा कंपाइल और रन करता हूं। ये देखें, अब ये काम कर रहा है, देखो ये लोड कर रहा है, यानी थोड़ा सा टाइम लेता है। अब मैं क्या करता हूं जनाब, ये देखो, अब यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल, हेलो ये मेरी क्लास है और ये मेरा डिस्ट्रक्टर है। अब डिस्ट्रक्टर ये काम करता है कि जब मैं इस क्रॉस वाले बटन पे क्लिक करता हूं, दैट इज द क्लोज। ठीक है, क्रॉस पे जब क्लिक करता हूं तो मेरी मेमोरी वापस हीप में चली जाती है। ये काम होता है हमारे डिस्ट्रक्टर का। इसका जो साइन होता है ना, वो इस तरह मद्दा टाइप होता है, ये देखो। ठीक है, और जो आपके कंस्ट्रक्टर का नेम है वही आपके कंस्ट्रक्टर का नेम होगा, इवन केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर आपने सी बड़ा लिखा है और बाद में आपने कहा मैंने छोटा लिख दिया, तो कोई मसला नहीं है, तो तब भी आपको रिजेक्शन मिल जाती है। कंपाइलर आपको एरर तो नहीं दिखाएगा, बट आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको जो है वो जवाब नहीं देगा। लॉजिकल एरर इसको हम लोग कहते हैं।
तो ये हमारे काम होता है कंस्ट्रक्टर का, डिस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर लिखने का तरीकेकार क्या होता है जनाब, ये सिंटैक्स है सिंपल सा। ये आपका कंस्ट्रक्टर है, देखो आपने माई क्लास और आगे एक छोटी सी ब्रैकेट डाल दो, यानी स्मॉल ब्रैकेट्स, ये कंस्ट्रक्टर का लिखने का सिंटैक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सी आउट कर दो, फिलहाल आप एस टी डी कोलन कोलन को स्टोर करें, ये इसको आप इग्नोर कर दें। इसका काम सिर्फ ये एक प्रीफिक्स है जो कि सी आउट से पहले लगाया जाता है, इसको आप इग्नोर कर दें, चूंकि आपकी किताब में ये चीज़ें नहीं शामिल, तो आप लोगों को ये चीज़ नहीं आएगी पेपर में। आप लोगों को सिर्फ सी आउट लिखा हुआ आ रहा होगा, विच इज़ द सी लैंग्वेज, ठीक है जी, और C++। तो सिंपल आप कंस्ट्रक्टर कॉल, अब यहाँ पे ये जो डबल क्वेट्स होती है ना, इसके अंदर आप सी आउट के अंदर कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे लिखो द कंस्ट्रक्टर कॉल, तो मैं इस ब्रैकेट के अंदर दा लिख दूंगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको इस तरह लिखेंगे ना दा, तो ये आपको एरर दे देगा। मैं इसको कंपाइल और रन करता हूँ तो देखिएगा यहाँ पे मेरे पास एरर आएगा कि ये क्या चीज़ दे रहे हो, डेट इज़ द सेम एरर। ये देखें कहता है ये दा क्या दे रहे हो। तो अगर आपने किसी भी चीज़ को, ये आपकी स्ट्रीम्स हैं जो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 34 से पढ़ना शुरू की हैं, ठीक है, और 39 तक हम लोग चले गए थे। तो ये आप कह सकते हो कि तकरीबन ये आपका ओवरऑल जो 35 से ऑनवर्ड लेक्चर है 40 तक ये वहाँ पे कर रहा है, लेकिन हमने टेम्पलेट्स भी पढ़े उसमें, वो हम दूसरे प्रोग्राम में जाके डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप सी आउट करते हो, ये आपकी स्ट्रीम है, याद रहे ये जो सी आउट है ना, ये इस आयो स्ट्रीम डॉट एच के बगैर काम नहीं करता। कैसे काम, देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ दा कंस्ट्रक्टर कॉल लिख दो। अब मैं इसको कंपाइल और रन करता हूँ तो देयर इज नो एरर इन माय प्रोग्राम, यहाँ पे आपको वो शो कर देगा जी कोई एरर नहीं है, ठीक है जी। अब मैं आपको इसका प्रोग्राम दिखाता हूँ, देखिए आपके पास प्रोग्राम चल गया और यहाँ पे देखो दा कंस्ट्रक्टर आ गया। पहले सिर्फ कंस्ट्रक्टर आ रहा था, बट अब यहाँ पे देखें तो ये क्या कह रहा है, दा कंस्ट्रक्टर कोड, इस तरह जो भी आपने नीचे लिखा हुआ है। अब मैं आपको कहता हूँ कि अब ये जो सी आउट है ना, ये आपका 35 से ऑनवर्ड का लेक्चर है। अब मैं यहाँ पे फर्दर फर्ज कर लें जी, मैं यहाँ पे कमेंट पास कर देता हूँ, यानी इस हेडर फाइल को मैं उड़ा रहा हूँ। उड़ाने से मतलब मैं इसको कमेंट करूँ, ये भी सिर्फ मेरे लिए लिखा जाएगा, कंपाइलर इसको नहीं पढ़ेगा। अब आपको इस लाइन पे एरर मिलेगा, क्योंकि ये जो सी आउट की फंक्शनैलिटी है, देखिए उसने एरर दे दिया, वो इसकी वजह से पॉसिबल है। अब ये एक हेडर फाइल है, हेडर फाइल का काम ये होता है, ये स्ट्रीम्स हैं, यानी इसके अंदर कोड लिख के रखा हुआ है, ये कंप्यूटर को समझा देता है कि जब भी हम लोग सी आउट का वर्ड यूज़ करें तो तुम्हारा काम ये है, यानी कंप्यूटर की जिम्मेदारी है कि वो जो भी इस डबल क्वेट्स के अंदर लिखा जाता है, ये जो आपको डबल कोमास नजर आ रहे हैं इसे डबल क्वेट्स कहते हैं, तो जब भी कोई चीज़ इसके अंदर लिखो वो एज इट इज उठा के प्रिंट कर दो। तो ये आपका सी आउट का काम हो गया जनाब। ये आपका जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है कि सी आउट और सी इन, ये आपके आउटपुट की फंक्शनैलिटी में आते हैं। वो कहता है जी मुझे इसका आउटपुट बताएं, तो देखिए मोस्टली आपका वही आउटपुट होगा जो आपके इन सी आउट के अंदर फॉल करता होगा। और आप लोगों ने इस बात का भी ख्याल रखना है कि पीछे कुछ ना कुछ अगर वाइल लूप लगी हुई है तो वो कंडीशंस देखनी है, जो हम बात करेंगे इंशाल्लाह सेकंड जो आपका प्रोग्राम है उसके अंदर। वाइल के अलावा आपके पास फोर वाइल होती है, फोर लूप सॉरी होती है, फिर डू वाइल होती है, ठीक है। तो ये कंडीशंस आपने देखनी है। इसके अलावा इफ लूप होती है आपके पास, तो ये कंडीशंस आप लोगों ने मद्देनजर रखनी है, विच इज़ द डीप कॉन्सेप्ट जो हम इंशाल्लाह फर्दर थोड़ी देर के बाद जो है वो देखते हैं। देखो आपने माई क्लास, ये आपका कंस्ट्रक्टर है, आपने कहा जी कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, इसने मेमोरी को ले लिया। ये जो एंड एल है ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इस एंड एल का मतलब देखो क्या होता है, आपके पास ना इस तरह कंप्यूटर में स्क्रीन बनी होती है। अब ये मेरे सिर्फ यहाँ तक आया है, यानी मैंने जो लिखा है द कंस्ट्रक्टर कॉल, ये यहाँ तक आया, लेकिन आगे देखो इतनी सी लाइन बच गई है। तो एंड एल क्या काम करता है, आपको नेक्स्ट लाइन पे मूव करवा देता है। दैट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ एंड एल। दोबारा देखो, आपने जो भी नीचे प्रिंट करवाना है, अगर उसके आगे लाइन नहीं बची ना तो तीसरी लाइन पे नहीं जाएगा, वो इसके आगे आएगा, अगर आपने इस एंड एल का फंक्शन यूटिलाइज नहीं किया हुआ तो, ठीक है। तो एंड एल का मतलब है एंड यानी खत्म, और एल फॉर लाइन, लाइन को खत्म कर दो। वो हम कैसे करते हैं, इस एंड एल की मदद से करते हैं, ठीक है जी। ये कीवर्ड है आपका। अब आगे देखो जनाब, जब भी आपने कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो एज अ प्रोग्रामर दिस इज द सेकंड क्वेश्चन जो आपसे आप कंस्ट्रक्टर पूछते हैं, वो क्या करते हैं, वो ना कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। अब आपको कैसे पता लगेगा कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, इस सिंटैक्स से। इसको जरा याद कर लें, मैं इसको कमेंट्स की फॉर्म में यहाँ पे कर भी देता हूँ कि लर्न दी सिंटैक्स। देखो ये कंस्ट्रक्टर बना हुआ है ना, तो डिस्ट्रक्टर बनाने का तरीका क्या है, सिंपल यहाँ पे ये साइन मार्क करें और माई क्लास लिखते हैं बस। और देखो ये सी आउट करने की भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, लेकिन सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए कि ये डिस्ट्रॉय कर रहे हो आप अपने किसी भी डिस्ट्रक्टर को। अब यहाँ पे आप कोई कंडीशन पास कर सकते थे एक्सेट्रा, लेकिन ये बिल्कुल एक बेसिक लेवल का प्रोग्राम है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कुछ टफ फंक्शनैलिटी की तरफ लेके जाए जो और आपके कॉन्सेप्ट जो वीक हो जाए। तो सिंपल देखो, डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर में आपने कहा सी आउट कर दो डिस्ट्रक्टर कोड। अब देखो यहाँ पे दोबारा सी आउट कर रहे हो, सी आउट कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसको यूटिलाइज करते हुए जो आपकी हेडर फाइल है इसकी मदद से ये सी आउट और सी इन दोनों स्ट्रीम
जो है वो इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये काम करते हैं, सी आउट बेसिकली आपका इंसर्शन है और सी इन जो है ये आपका एक्सट्रैक्शन है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, हमने इसको पार्ट 1 में डीप डिटेल डिस्कस किया हुआ है, विच इज़ द प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट लिंक। उसके आगे आप कहते हो सी आउट कर दो, डिस्ट्रक्टर कोड ये एज इट इज उठ के स्क्रीन पर चला जाएगा और आपके सामने जो है वो आपकी मेमोरी को खाली कर दिया जाएगा जो इस लाइन ने ली हुई है, ठीक है जी। उसके आगे देखो, अब ये मेंबर फंक्शन है, याद रहे जब भी आप कोई क्लास बनाते हैं ना तो उस क्लास का कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, यानी उस क्लास के बाद आप एक फंक्शन लिखते हो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द फंक्शन। तो आइडेंटिफाई करते हो आप इस void कीवर्ड से, जहां पर भी ये void का वर्ड आएगा दैट मीन्स कि आप वहां पे ये बता रहे हैं कि ये आपका फंक्शन है। अब डिलीट मैसेज बेसिकली इज द नेम ऑफ द फंक्शन, यू कैन यूज एवरी टाइप ऑफ मैसेज। यहाँ पे आप किसी भी तरह का कीवर्ड लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे डिस्प्ले मैसेज करो या यहाँ पे आप किसी कैटेगरी का भी कोई नंबर लिखो। दैट इज सिंपल द सिंटैक्स जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो है वो एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया। तो डिस्प्ले मैसेज और आगे स्मॉल ब्रैकेट्स, ये आपके पास सिंटैक्स है जो कि आपने याद करना है। जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं तो आप इस तरीके से अपने सिंटैक्स लिखते हैं, या ये सिंटैक्स आपको याद होना चाहिए। ये आपका मेंबर फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन कैसे पता लगेगा, जहां पे वर्ड void होगा। सिंपल मैंने कहा जी, इस फंक्शन का काम है कि ये कह दो कि हेलो फ्रॉम माय क्लास। अब यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि हेलो, और कोई भी मैसेज आप डिस्प्ले करवा सकते हो। यहाँ पे मैं ये कह देता हूँ कि हेलो वर्ल्ड, या हेलो दिस इज वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है जी। आप यहाँ पे किसी कैटेगरी का मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये हमने सी आउट की फंक्शनैलिटी को अंडरस्टैंड कर लिया, क्लासेस के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, एंड एल क्या काम करता है उसको समझ लिया, void कैसे काम करता है उसको समझ लिया। देखो लिखने का तरीकाकार यही है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों ने सिंटैक्स के लिए याद रखनी है, लेकिन उससे पहले हम जरा मेन फंक्शन में जाते हैं। देखो ये आपके पास ना मेन फंक्शन होता है, ठीक है, जहाँ पे इंट मेन लिखा आ रहा होता है। अब यहाँ पे आप कहते हो माई क्लास माई ऑब्जेक्ट। अब देखो मैं आपको पार्ट 1 में या कल जो रेगुलर स्टूडेंट मुझसे क्लास ले रहे हैं मैं आपको ये बता रहा था कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग लाइक मी, मैं एक ऑब्जेक्ट हूं। इसी तरह मैं अपने रूम में बैठा हुआ हूं तो यहाँ पे जितनी भी चीजें ये सारी की सारी एक ऑब्जेक्ट हैं। तो कंप्यूटर के लिए हम इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। आपने कहा जी माई ऑब्जेक्ट में ना ये जो क्लास है ना ये ऑब्जेक्ट में स्टोर है। अब आपने कहा ये जो ऑब्जेक्ट है इसको डिस्प्ले मैसेज करवा दो, ये इसका मतलब है कि यूजिंग अ मेंबर फंक्शन ऑफ माई क्लास, आप अपनी क्लास का मेंबर फंक्शन यूटिलाइज कर रहे हैं। उसके आगे जब आपने इसको डिस्प्ले करवा दिया तो सिंपल आप रिटर्न 0 विच इज द स्टैंडर्ड, आप इसको सब में लिखोगे। इसका मतलब है ठीक है जनाब, जितना काम हमने किया उसको करने के बाद इस पूरे प्रोग्राम से टर्मिनेट करवा दो, यानी बाहर आ जाओ, और आपका प्रोग्राम बाहर आ जाएगा। अब इसको सिंपल सा इसका ज़रा आउटपुट देखें और इसके आउटपुट को देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ समझने वाली है और पेपर के लिहाज से आपने इसको कैसे यूटिलाइज करना है। तो ये देख लें जनाब, सिंपल जो चीज़ हमने सी आउट करवाई, अब जैसे यही प्रोग्राम मैं आपको दूं और मैं आपको कहूँ जी मुझे इसका आउटपुट दिखा दें। अब देखो आउटपुट के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने सी आउट की फंक्शनैलिटी को देखना है ना। तो जो काम आपने सी आउट में लिखा हुआ है वही काम आपका यहाँ पे आउटपुट बन जाएगा। एरर के लिहाज से आपने कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को क्लास वाले ये जो प्रोग्राम है उसमें लाजमी देखना है। ये जो क्लास वाला प्रोग्राम है 90% चांस है कि क्लास वाला प्रोग्राम आपके पेपर में आता है और आ सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊप के साथ इसका ताल्लुक है, ठीक है जी। ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम था जिसमें मैंने आपको डीपली कॉन्सेप्ट दे दिया कि आप लोगों ने किस तरीके से कंस्ट्रक्टर को आइडेंटिफाई करना है। क्लास का जो नेम होगा वही आपके कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। अब हम चलते हैं सेकंड प्रोग्राम के ऊपर, या सेकंड हम लोग जिसमें मैंने 1 से लेकर 45 तक कोशिश की है कि जितने भी डीप कॉन्सेप्ट हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे मैं आपको समझा दूं, ताकि आप लोग एटलीस्ट कुछ ना कुछ पेपर में कर आएँ। एट द एंड ऑफ द क्लास या एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स पास कर दूंगा जिससे आप पेपर में कुछ ना कुछ अपने प्रोग्राम के जो है वो अंदर लिख के आने के काबिल हो जाएंगे जनाब। लेट्स स्टार्ट द सेकंड प्रोग्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट द सेकंड प्रोग्राम। हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ये आपकी हेडर फाइल है, हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है जी। अब इस हेडर फाइल के अंदर हमने क्या, ये क्यों हमने इसको हेडर फाइल पास किया हुआ है, जो कि हमने कुछ ना कुछ सी आउट और सी इन, यानी हमने स्ट्रीम्स के साथ काम करना है। स्ट्रीम का मतलब है कि हम लोगों ने ना सी आउट करना है और सी इन करना है अपने एंड के ऊपर या अपने प्रोग्राम के अंदर। अब देखो जहां पे वर्ड void आएगा वहां पे मैंने पहले भी बताया वहां पे आप फंक्शन डिक्लेयर करोगे। अब ना आपकी मर्जी है, यहाँ पे ना आप किसी कैटेगरी का भी फंक्शन बना सकते हो। मैं जरा इसको थोड़ा खुला कर लूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। देखें void प्रिंट वेलकम मैसेज, अब ये एक फंक्शन का नाम है। अब ये देखो ये जो फंक्शन का नाम है ना, ये मैंने यहाँ पे नॉन सेंस टाइप इसलिए रखा हुआ है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे रखें जी void समथिंग लाइक दैट, के जो एक समथिंग स्पेशल हो।
आप किसी कैटेगरी का भी फंक्शन बना लें, उसका फायदा आपको पता है क्या है, सिंपल ये है कि आपको ना समझ आएगी अच्छा ये जो प्रिंट वेलकम मैसेज के लिए मैंने ये फंक्शन बनाया हुआ है, तो आपकी मर्जी है, आप किसी भी नाम से फंक्शन बना सकते हैं। और हमेशा याद रहे फंक्शन जो होता है ना, हम लोग मैंने आपको बताया कि इंट मेन, ये जो इंट मेन है ये आपका मेन फंक्शन है। अगर कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन, जैसे ये देखो मैंने ये खुद फंक्शन बनाया हुआ है, इसे कहा जाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है ना ये आपके इंट मेन से पहले लिखे जाते हैं, तो ये आपका वो फंक्शन आ गया। इंट ये आपकी डेटा टाइप्स हैं। अब मैं डेटा टाइप को थोड़ा सा डीपली स्टडी आपको करवाऊंगा ताकि आपको समझ आए कि डेटा टाइप का बेसिक मतलब क्या और आप कैसे डेटा टाइप के साथ जो है वो काम कर सकते हैं। लेट्स गो टू द वर्ड स्क्रीन, या हम पेंट ओपन कर लेते हैं अपने पास, और मैं आपको डेटा टाइप, चूंकि ये आप लोगों को ज़्यादातर टारगेट किया गया है कि ये आपके पेपर में ना जो डेटा टाइप के कॉन्सेप्ट है वो हमेशा आपसे पूछ लिए जाते हैं टारगेटिकली, इसलिए कि वो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है या मुश्किल लग सकता है। देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ मेरे पास जो जर्नल डेटा टाइप्स जो हम यूज़ करते हैं अपने पूरे इसमें किताब में या पूरे हैंडआउट्स में, वो कुछ ही हैं। जैसे इंट सबसे ज़्यादा है, इंट का मतलब होता है इंट्रीजर, यानी 1 2 3, जिसके अंदर कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता जिसके अंदर पॉइंट हो। जैसे देखो मेरे पास ये भी एक इंट्रीजर है, कोई भी नंबर रैंडमली, देखो ये एक इंट्रीजर है, लेकिन अमूमन ये लॉन्ग इंट्रीजर है, इसलिए हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास जो नंबर है वो 3 या 4 डिजिट तक ही रहे, जिसे हम इंट कंसीडर करते हैं। फ्लोट जो होता है ना, ये आपके पास नंबर होता है जिसको आप ये कह सकते हो कि जिसके अंदर पॉइंट होता है या डेसिमल नंबर, लाइक 30.256। तो देखो ये भी एक लॉन्ग नंबर है, बट हम कंसीडर करेंगे जी इसको 4 नंबर तक। डेट इज आल्सो कॉल्ड द फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप का मतलब नाम से फोकस करें कि किस कैटेगरी का डेटा है आपके पास। द नेक्स्ट वन दैट इज वेरी वाइडली यूज इन अवर हैंडआउट्स, दैट इज द चार। चार स्टैंड फॉर करेक्टर्स। जैसे यहाँ पे देखो, हम इसको इस तरह समझ लो, जैसे मैं डालता हूँ वर्ल्ड, ठीक है, मैं कंप्यूटर में इंसर्ट करूँ वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। अब देखो ये जो वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन है, दिस इज द कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स। हाउ, डब्ल्यू इट इज द करेक्टर, ठीक है, इस तरह ओ इट इज द सेकंड करेक्टर ऑफ माई चैनल नेम। तो डब्ल्यू एक फर्स्ट करेक्टर है, ओ दूसरा करेक्टर है, आर भी करेक्टर है, एल भी करेक्टर है, डी भी करेक्टर है, बट ये जो स्पेस आपको नजर आ रही है दिस इज आल्सो द करेक्टर। ठीक है, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, कि ये जो स्पेस है क्या ये करेक्टर है, तो आंसर है इसका जी, ये आपका करेक्टर माना जाता है। ठीक है, आस्की कोड में इसका एक प्रॉपर कोड है जिसको हम लोग अभी तो नहीं डीपली स्टडी करेंगे, बट सिंपल आप ये समझ लो जो हैंडआउट्स में लिखा हुआ है कि ये आपका करेक्टर है। तो ये मेरे चैनल का नाम है जिसमें कितने करेक्टर्स हैं। अमूमन ना आपके हैंडआउट्स में वो पूछता है हेलो वर्ल्ड के आप बताएं जी कितने करेक्टर्स हैं, तो उसका अमूमन जवाब बनता है 13 या 12, ये देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, हेलो वर्ल्ड को काउंट करके विद स्पेस। तो ये पेपर में आता होता है मोस्टली। ठीक है जी, तो सिंपल ये आपका कॉन्सेप्ट है आपके डेटा टाइप्स का। अब इसमें और जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, जिसमें ज़्यादातर आप कह सकते हो कि ज़्यादातर यूज़ हुई हुई हैं, वो होती है शॉर्ट। शॉर्ट का आपको नाम से पता लग रहा है जिसमें कोई शॉर्ट नंबर है, लॉन्ग का मतलब जिसमें कोई लॉन्ग नंबर है। ठीक है, इसके अलावा डबल, डबल जो होती है ना ये आपकी फ्लोट के लिए यूज़ होती है। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा है 30.25876, तो देखो इस तरह का जो नंबर होता है ये डबल के मायने में आता है, लॉन्ग इंटीजर्स के लिए और शॉर्ट भी इंटीजर्स के लिए यूटिलाइज किया जा रहा होता है। तो ये आपके पास कुछ बेसिक सी डेटा टाइप्स हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है पेपर के लिहाज से, ये आपसे पूछी जाती हैं। ये आपका ना चूंकि सारे का सारा पेपर कंसिस्टेंट ही आपकी प्रोग्रामिंग के ऊपर होता है, तो आप लोगों ने इसको याद रखना है कि वो आपसे डेटा टाइप पूछता है। अब ना अमूमन ये भी होता है, देखो आपको जो कहता है ना कि हमें ना एक एरर निकाल के दो, तो उसने ना आपको कोड इस तरह लिखा होता है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे राइट करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए कि आपका कोड किस तरह होता है। उसने ना डिक्लेयर किया होता है इंट और कोई भी नंबर, जैसे ए, वो कहता है जी ये जो नंबर है ना इसको मैं असाइन कर देता हूँ 13.21, इसको हम पॉइंट कर लेते हैं 13.2। ठीक है, आप कहो सी आउट कर दो किसको जी, इस ए को, लें जी ये आपका नंबर यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, ये देखो एट दैट सेमीकोलन, जहाँ याद रहे जब आपका सेमीकोलन नहीं लिखा होगा इसे सिंटैक्स एरर कहते हैं। सिंटैक्स एरर क्या होता है, आपके हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग जो आपके इंस्ट्रक्टर ने वर्डिंग इस्तेमाल की है वो ये है कि द ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम या द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इन योर प्रोग्राम इज कॉल्ड द सिंटैक्स एरर। क्या मतलब है इसका उर्दू में, कि अगर आप कोई ग्रामर की मिस्टेक करते हो, जैसे देखो मैं आपको आपके साथ उर्दू में बात कर रहा हूँ,
तो मैं अब आपको बता रहा हूं, देखो मैंने ये जो को क्यों हाईलाइट किया कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ये से क्या है, ये मेरा ग्रामेटिकल पार्ट है। आपको समझ आ रही सर हमसे बात कर रही हैं, ठीक है। इस तरह कंप्यूटर के लिए ग्रामेटिकल पार्ट ये सेमी कॉलन्स हैं, ये जो साइंस आपको नजर आ रहे हैं ये है, इस तरह ये डबल क्वेट्स हैं। तो ये जो इंट है ये कंप्यूटर को समझाया जा रहा है कि ये जो है ना ये आपका ये कैटेगरी है, ये जो डेटा दे रहा हूं ना ये इंट कैटेगरी का होगा। देखो कहते हैं इसमें कोई एरर फाइंड कर दो। अब उसने ना मोस्टली कंफ्यूज इस तरह किया होता है कि इज इट हैव एनी एरर, क्या इसके पास कोई एरर है या नहीं है। सम टाइम एरर नहीं होता, वाकई नहीं होता, लेकिन सम टाइम एरर होता है, मोस्टली आपका एरर होता है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे सिंपल थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि आपको एरर समझाया जाए। देखें यहाँ पे क्या एरर नजर आ रहा है आपको, सिंपल आप देखो डेटा टाइप तो इंट यूज की हुई है लेकिन उसको नंबर आगे फ्लोट दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको एरर मैसेज जनरेट कर देगा। तो ये अगर मैं .2 हटा दूं, अब वो कहता है इसे करेक्ट करो, तो करेक्ट करने का तरीका क्या है, लेट्स सपोज ये आपकी आंसर डेफिनेशन है या ये आपकी आंसर शीट है, आप इसी प्रोग्राम को कॉपी करें, वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। आप लोगों ने इस तरह कॉपी करके पेस्ट कर दो और जो भी गलती नजर आ रही है, जैसे ये .2 को मुझे हटाना है, बस ये हटा दो और सिंपल ये देखो मेरे सामने ये जो आंसर है वो लिखा गया। ये आपका आता होता है शॉर्ट क्वेश्चन में जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, बट लॉन्ग क्वेश्चन में आपको लंबे लंबे प्रोग्राम दिए जाते हैं। लंबे से मुराद ये नहीं कि पूरे कोई 10-12 लाइनों के या ये प्रोग्राम होंगे, ऐसा नहीं है कि 30-40 लाइनों के आपको कोड दिएगा। तकरीबन 7-8 प्रोग्राम होता है, यानी 7-8 लाइनों का कोड होता है जिसमें से आप लोगों ने वर्किंग करनी होती है। तो सिंपल सा ये 2-3 लाइनों का कोड आता है आपके थ्योरेटिकल शॉर्ट क्वेश्चन में, और प्रैक्टिकल के लिए आप लोगों ने प्रैक्टिकली जो मैंने आपको समझाया उसको याद रखना है, और अभी जो समझ रहे हैं उसको भी फर्दर आप लोग याद रखेंगे या रिमाइंड करेंगे। देखें सिंपल ये आपने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। अब ये देखो आपकी डेटा टाइप आ गई इंट। अब ये क्या कर रहा है, ऐड नंबर। देखो मैंने यहाँ पे क्यों कहा इंट, क्योंकि मैंने कहा ए और बी, अब ये भी दोनों इंटीजर टाइप के होंगे। अगर यहाँ पे फ्लोट कैटेगरी का डेटा होता तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या आ जाना था, फ्लोट आ जाना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंट इंट ऐड नंबर, मैंने कहा जी एक वेरिएबल डिक्लेयर करूं ऐड नंबर का, और उसके साथ ए और बी दो वेरिएबल है जो जिनकी डेटा टाइप जो है वो इंटीजर टाइप होगी। इन दोनों को क्या करना है, मुझे ऐड करना है, प्लस करना है, ठीक है। ओके नेक्स्ट वन देखें, वॉइड। अब देखो ये दोबारा पॉइंटर मैंने खुद यूजर डिफाइन, इसे कहते हैं यूजर डिफाइन फंक्शन, ठीक है। मैंने कहा जी वॉइड प्रिंट अरे। अब अरे का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे भी अरे आएगा ना वहां पे आपने इसको डिक्लेयर करना है ऐसे है अरे। अब ये कोई भी लिख लो, जैसे मैं लिखता हूँ साकिब और ब्रैकेट डाल दूँ तो साकिब नाम की एक अरे बन जाएगी आपके कंप्यूटर में, ठीक है। अब देखो मैंने कहा जी ARR और ये ब्रैकेट्स इंपॉर्टेंट है, ये अरे को लेती हैं। कोमा, कोमा क्या करता है, ये आपको दोनों वेरिएबल को अलग अलग करने में मदद कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे दूँ तो कोई मसला नहीं होगा, कोई किसी कैटेगरी का एरर नहीं आएगा। देखते हैं कोई एरर आता है, लेट्स सपोज ही हम इसको ज़रा कंपाइल और रन करते हैं, तो देखो कोई एरर उसने नहीं दिखाया, तो डजेंट मैटर, इस तरह का कोई एरर नहीं आता। देखो कहता है एंटर द नंबर, अब ये आपका सी इन का फंक्शन है जो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। अब फिलहाल यहाँ पे देखो मैंने कहा जी कोमा इंट साइज, दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, ये आपका मेन फंक्शन है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दीज आर कॉल्ड द वेरिएबल्स। वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में ना, ये जो वेरिएबल्स हैं ये आपको सबसे ज़्यादा तंग करते हैं, लेकिन ये इतना आसान कॉन्सेप्ट है कि आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। आपने कहा वेरिएबल, देखो वेरिएबल होता क्या है, ये जैसे मैंने कहा जी नंबर 1 ये आपका वेरिएबल है, नंबर 2 ये आपका सिंपल एक वेरिएबल है, ठीक है। अब वेरिएबल की एक और टाइप हमने पढ़ी अपने हैंडआउट्स में, वो होते हैं पॉइंटर्स। उनके साथ ना हमेशा स्टार लगा होता है, स्टार PTR। आप ना हमेशा पॉइंटर को ऐसे लिखते हो, लेकिन पेपर में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए वो सिंपल स्टार दे देते हैं। ये जो PTR है ना, दिस इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ पॉइंटर, तो ये आपको नहीं दी जाती। तो जहां पे भी स्टार आएगा आप लोग अंडरस्टैंड कर लें वहां पे आप पॉइंटर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं या पॉइंटर वेरिएबल्स की बात करते हैं। अब पॉइंटर वेरिएबल में और सिंपल वेरिएबल में क्या फ़र्क है जी, पॉइंटर वेरिएबल आपको ये बताता है कि मैं ना मेमोरी के किस एड्रेस पे हूँ। अब देखो मैं इसको इस तरह समझाता हूँ आपको, भी हम डीप स्टडी नहीं करेंगे अबाउट पॉइंटर्स, हमने इसको स्टडी किया पार्ट 1 में, और इसको मैंने ऑलरेडी आपको अपने लेक्चर्स में बहुत डीपली स्टडी करवाया हुआ है। लिंक आपको पूरी प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, अगर आपके पास टाइम है देन यू कैन लिसन। देखो पॉइंटर में और सिंपल रेफरेंस में ये फ़र्क है। मैं आपको इसको अपनी एग्जांपल से बताता हूँ कि मैं कहता हूँ जी मैं लाहौर में ABC स्ट्रीट में हाउस नंबर 1-2 में रहता हूँ, यानी मैंने आपको बताया कि लाहौर में कोई ABC स्ट्रीट है और मेरा हाउस नंबर 12 है, मैंने आपको अपना एड्रेस बता दिया, अब मैं पॉइंटर हूँ, ठीक है। यानी मैंने आपको अपना एड्रेस बताया तो मैं पॉइंटर वेरिएबल बन गया, पॉइंटर बंदा बन गया, ठीक है जी। अब होता क्या है, अगर मैं कहूँ जी मैं तो पाकिस्तान में लाहौर में रहता हूँ, अब लाहौर तो बहुत बड़ा है, मैं कहाँ रहता हूँ,
मैं किस जगह पे रहता हूँ या मैं कौन से इलाके में रहता हूँ, आपको तो नहीं पता। तो ये एक सिंपल वेरिएबल है, यानी लाहौर में रहता तो मैं हूँ ना, इस तरह सिंपल वेरिएबल आपकी मेमोरी में तो रहता है, लेकिन वो कहाँ रहता है आपको नहीं पता। बट पॉइंटर आपको बताता है कि मैं DHA ABC स्ट्रीट नंबर फला में और हाउस नंबर फला में रहता हूँ। ये एक मेन डिफरेंस है आपके वेरिएबल और आपके पॉइंटर्स का। आपने कहा जी नंबर 1 नंबर 2 ये आपके पॉइंटर्स, सॉरी आपके सिंपल वेरिएबल्स है, पॉइंटर नहीं है। फिर आपने कहा इंट रिजल्ट, ये भी आपका एक पॉइंट वेरिएबल है, सॉरी वेरी अपोलोजाइज, पॉइंटर आ रहा है मुंह में। रिजल्ट जो है ये आपका वेरिएबल है। फिर एक कांस्टेंट नामी फंक्शन हमने बहुत दफ़ा अपने हैंडआउट्स में पढ़ा। इसको यहाँ पे लिखने का मकसद भी ये था कि आपको कांस्टेंट की फंक्शनैलिटी बताई जाए पेपर में। शॉर्ट क्वेश्चन में स्पेशली प्रैक्टिकल में, सॉरी जो थ्योरेटिकल है उसमें जो 3 नंबर का आता है ना, उसमें ये कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट बहुत पूछा जाता है। कांस्टेंट इंट अरे कहता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, आपको ना पूरा प्रोग्राम दिया जाता है, वो कहता है एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन से मुराद वो कहता है मुझे लिख के बताओ थ्योरी में क्या मतलब है इसका। इसका मतलब है, मैं कहता हूँ इंट अरे साइज, जो मेरी अरे है ना उसमें सिर्फ 5 नंबर। इसका मतलब है कि अरे ना इस तरह मेमोरी की फॉर्म में, यानी डब्बों की फॉर्म में, जिसे हम सेल्स कहते हैं, इसकी फॉर्म में डिवाइड हुई होती है, जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखा दिया है। अब ना मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ 5 डब्बे चाहिए, यानी 5 सेल्स चाहिए मेमोरी के, 1 2 3 4 5, बस इससे ज़्यादा मुझे मेमोरी नहीं चाहिए। तो आपका कंप्यूटर इतनी सी मेमोरी आपके लिए रिजर्व कर लेता है और कहता है इसे कांस्टेंट कर दो। कांस्टेंट का मतलब है कि इसको चेंज नहीं करना, यानी ना तो ये मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करे और ना ये मेमोरी डिस्ट्रॉय की जाए तब तक जब तक मैं डिस्ट्रक्टर नहीं लगाता। ठीक है, अब ये देखो, आपने वो कहा जी मुझे 5 डब्बे चाहिए मेमोरी के, आपने बताया लिखने का तरीका ये है, इंट माई अरे। जब भी अरे को लिखना है तो आप ये लार्ज ब्रैकेट्स के अंदर काम करोगे, लाइक दिस वन। ठीक है, अरे साइज 1 2 3 4 5, ये बात याद रहे हमेशा। अरे स्टार्ट होती है 0 से, यानी आपकी जो अरे का इंडेक्स होता है ना वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 इस तरह करके। ठीक है, तो आपने कहा जी मुझे मेमोरी के 5 डब्बे चाहिए, आप यहाँ पे 0 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 2 3 इसलिए लिखा था कि आपको सिंपल याद रहे कि हमने अरे बनाई है 5 डब्बों की। अब यहाँ पे प्रिंट वेलकम मैसेज, अभी देखो ये कह रहा है प्रिंट कर दो वेलकम मैसेज। क्या प्रिंट करना है वो आप आगे जाके सी आउट और सी इन की फंक्शनैलिटी को यूटिलाइज करते हुए लोगे, लेकिन ये आपका फंक्शन है जो आपने कॉल किया कि मैं ये मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ, कौन से, जो मैं आगे जाके यूजर से लूंगा। अब आपने सी आउट करवा दिया जनाब, एस टी डी कोलन कोलन ये प्रीफिक्स है, इसको फिलहाल इग्नोर कर दें, ये आपके पेपर में नहीं आएगा, 12 दफ़ा कह रहा हूँ। आपने कहा सी आउट कर दो, एंटर द फर्स्ट नंबर। अब ये एज इट इज़ उठ के चला जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। मैं इसे दोबारा कंपाइल और रन करता हूँ। अब देखें थोड़ा सा लोड लेगा, इसका मतलब है कि आपकी मेमोरी में लोड किया जा रहा है। ठीक है, ये देखो कहता है एंटर द फर्स्ट नंबर, लेट्स सपोज 12। देखें कहता है एंटर द सेकंड नंबर। ये क्या कर रहे हैं, हम डिस्प्ले करवा रहे हैं अपने फंक्शंस को। तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपकी विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। मैं कहता हूँ 23 सेकंड है, तो ये देखो उसने आपके 2 नंबर्स को प्लस कर दिया और आपको सिंपल एक अरे एलिमेंट दे दी कि आपकी जो अरे एलिमेंट है वो 1 2 3 4 5 है। अब ये आपके प्रोग्राम के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ना आप लोगों को यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि आपने अरे कैसे जनरेट करनी है, अरे के सिंटैक्सेस आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि अरे इटसेल्फ एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो दिस इज द कम्बिनेशन कि आपको 1 से लेके 45 तक क्या मेनली चीज़ों को आपको डिस्कस किया गया या पढ़ाया गया है। तो ये वो लेक्चर मुझे सिर्फ इसलिए अरे का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करना पड़ा, नहीं तो जब आप इसको नंबर को प्लस करते हैं ना तो आपके साथ अरे का कोई ताल्लुक नहीं है इसका। ठीक है, आपने कहा जी सिंपल प्रिंट कर दो। देखो आप यहाँ पे 3 नंबर भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं तीसरा नंबर आपके सामने ऐड करूंगा। आपने कहा सी आउट कर दो जी, एंटर द फर्स्ट नंबर। और आपके पास देखो ये सी इन है, सी इन का काम होता है यूजर से डेटा लेना। ठीक है, यूजर से गेट करना डेटा, ये फंक्शन होता है आपका सी इन का, ये बात याद रखिएगा। सी आउट का काम है डेटा को एज इट इज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना, जबकि सी इन का काम है यूजर से डेटा गेट करना। ठीक है, ये स्ट्रीम इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन इस तरीके से काम करते हैं आपके। ये जो एंगल ब्रैकेट्स आपको नजर आ रही हैं, ये आपकी इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स हैं जो आपको बताया जाता है। अब देखो मैं यहाँ पे सिंपल कह देता हूँ, अब मैं आपको यहाँ पे सिंपल ये क्यों करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको नजर आए कि अच्छा कौन किस कैटेगरी का एरर आता है जब हम सिंपल सी आउट और सी इन करते हैं। ये जो एस टी डी है ना, इसको फिलहाल आपने स्किप करना है, ये आपके किसी काम का नहीं है। मैं इसको सिंपल सी आउट करता हूँ। अब सी आउट में कहता हूँ जी क्या मुझे करना है, देखो डबल ब्रैकेट सबसे पहले मुझे इंसर्ट करनी है और फर्दर मुझे सेमी कोलन इंसर्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपके पेपर में आता है कि हमें ना तीसरा नंबर जो है वो इंसर्ट कर दें। 2 नंबर उसने दिए होते हैं या एक दिया होता है, वो कहता है जी मुझे तीसरा नंबर भी यूजर से चाहिए, तो मुझे इंसर्ट करके पूरा कोड लिख के दो। सिंपल क्या करना है आपने, एंटर करो, आप लिखो एंटर द। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे थर्ड कर देता हूँ या मैं इसको इस तरह करता हूँ थर्ड नंबर, कि मुझे थर्ड नंबर एंटर कर दो, डेट्स इट। उसके आगे फर्दर
अब मुझे सी आउट करने के बाद दूसरा काम क्या करना है, ऑब्वियसली डेटा लेना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सी इन। ठीक है जी, अब सी इन कैसे लूँगा, इस तरह से ये साइन इंसर्ट करके, आपकी मर्जी है, देखो आप यहाँ पे स्पेस इंसर्ट करो या ना करो। और अब यहाँ पे ना आपको डबल क्वेट्स लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नंबर 3 कर दो। अब ये प्रोग्राम चलेगा नहीं क्योंकि मैंने यहाँ पे पीछे नंबर जो है सिंपल 2 ही किए हुए हैं। मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ, ये देखें मुझे वो एरर दे रहा है कि नंबर 3 क्या है। तो अगर ये नंबर 3 मुझे यूटिलाइज करना है तो मुझे यहाँ पे भी इसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे इसको आपके लिए सिंपल ऐड कर भी दूँ तो क्या होगा, अब चलें अब देखें क्या होता है। ये देखो अब मुझे कह रहा है कि ये क्या दे रहे हो, क्योंकि ये इसलिए कह रहा है क्योंकि हमने पीछे ना जो नंबर्स को बनाया हुआ है, ये देखो हमने यहाँ पे जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं वो हमने सिर्फ 2 किए हुए हैं। तो अगर वो नंबर 3 कहता है तो आपको देखो इन सारी की सारी कैटेगरीज में अपने नंबर्स को ऐड करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे नंबर 3 इंसर्ट करते हैं जी, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपके लिए इंसर्ट कर देता हूँ num3। अब करें तो क्या करता है, ये देखिए अभी भी वो आपको एरर दे रहा है कि ये क्या चीज़ दे रहा है, क्योंकि ये इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि हमने इसको 2 नंबर्स के साथ जो है वो इंसर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये वो कैटेगरी जो आपको मैं समझाना चाह रहा था कि इस तरह के एरर्स आपको पेपर में, क्योंकि आपने वहाँ पे डेव सी प्लस प्लस ओपन नहीं करना, ये आपको परमिशन नहीं होती। ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि इस तरह की चीज़ें पूछता है। तो आपने देखो जो आपका फंक्शन है, यानी यहाँ पे सबसे पहले तो अब चूंकि ये पूरा प्रोग्राम है, पूरा लंबा चौड़ा कोड है, तो मैं सारा का सारा एडिट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपकी वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। लेकिन आपको बता रहा हूँ कि इस कैटेगरी में आपने क्या काम करना है। आपने सबसे पहले अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के बाद सी आउट और सी इन के फंक्शनैलिटी को कॉल करना है। उसके बाद आपने जितने भी नंबर्स को जो है वो अपने इंट मेन वाले फंक्शन में, यानी यहाँ पे फर्दर एक मेन फंक्शन है हमारे पास, दिस वन, इस फंक्शन में आपने अपने वैल्यूज़ को चेंज करते जाना है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। अच्छा जी, सिंपल देखो आपने कहा जी ऐड कर दो नंबर, इसको चला लेते हैं अगर एरर नहीं है तो। लेट्स से जी देयर इज़ नो एरर इफ़, तो वरना इस एरर को करेक्ट करते हैं। देखें जी कोई एरर नहीं है, ठीक है, विच इज़ गुड, हमारा टाइम बच गया। अच्छा आगे देखें, सिंपल हमने कहा जी सी आउट कर दो अरे एलिमेंट्स को, जो भी अरे के एलिमेंट्स है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ना आपके पास आउटपुट आ रहा था, हम दोबारा आउटपुट देखते हैं और रिटर्न 0। देखो ये काम हो गया। अब फंक्शन डेफिनेशन क्या काम, देखो सिंपल फंक्शन कॉल हो रहा है वेलकम टू सी प्लस प्लस। अब ये क्या है, ये भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये आपको फंक्शन में है। मैं कहता हूँ वेलकम टू सी प्लस प्लस बेसिक प्रोग्राम, अगर मैं ये कह दूँ बेसिक प्रोग्राम एंड फंक्शन, तो क्या होगा, सिंपल ये चीज़ उठ के आपके सामने आगे आ जाएगी। ठीक है, प्रोग्राम एंड फंक्शन। ठीक है जी, अब इसको सी आउट करते हैं तो देखें, ओके देयर इज नो एरर। फर्दर देखो तो ये देखो अब उसने आपको शुरू में दिखाया वेलकम टू द सी प्लस प्लस और फला फला जो भी हमने लाइन लिखी हुई है, कहता है एंटर करो जी फर्स्ट नंबर। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी मुझे 50 एंटर करना है, और सेकंड नंबर एंटर करो, लेट्स सपोज 50, आंसर इज 100। और ये आपके अरे के एलिमेंट्स आ गए और ये कांस्टेंट है, वी कैन नॉट चेंज बिकॉज हमने इसके साथ कॉन्स्ट का कीवर्ड लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके सामने वो फंक्शनैलिटी उठ के आ गई। सिंपल आप प्रिंट करते हो, यहाँ पे फॉर लूप का सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहे जनाब। फॉर लूप का सिंटैक्स 100% पेपर में आता होता है, 90% में मैंने इसलिए कहा कि फॉर लूप हमेशा ही आता होता है। ठीक है, कैसे करोगे फॉर, ये लिखने का तरीकेकार है, इंट आई, ये आपकी वेरिएबल को आपने इनिशियलाइज किया। ठीक है, इसे इनिशियलाइजेशन कहते हैं। जहां पे इक्वल आएगा ना, दैट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, मेरी बातों को जरा याद रखिएगा, ये इसको लिख लीजिएगा काइंडली। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ना आपसे एमसीक्यूज हमेशा पूछा जाता है, प्रैक्टिकल में भी और थ्योरेटिकल में। और ये आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। अच्छा ये भी याद रख लो कि प्लस प्लस, ये जो है ना, जैसे देखो ये प्लस प्लस आई है, इसे कहते हैं प्री इंक्रीमेंट, यानी पहले प्लस किया उसने और बाद में हमें वैल्यू दिखाई है। और अगर मैं कहूँ ना आई प्लस प्लस, इसे कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। ये जो दूसरे वाले प्लस का है ना, इसका मतलब होता है 1। ठीक है, सिंपल आप कहते हो सी आउट कर दो जी अरे को, अरे की वैल्यू हमने पीछे डिक्लेयर की है, वो सिंपल सी आउट हो जाती है और आपके पास प्रोग्राम में आपकी वैल्यू को शो कर दिया जाता है। और आप एंड एल, एंड एल का मतलब है जनाब लाइन को ख़त्म कर दो। अब ये अगर आप नहीं भी लिखते ना, ये देखो मैं इसे कमेंट करता हूँ तो क्या कोई एरर आता है, लेट्स से जी अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज देयर इज़ नो एरर, क्योंकि इसका काम है सिर्फ लाइन को ख़त्म करना। देखें कोई एरर नहीं आ रहा। और ये देखो अब उसने क्या किया, एंटर द फर्स्ट नंबर। अब मैं यहाँ पे कोई भी फर्स्ट नंबर एंटर करता हूँ, जैसे लेट्स फॉर 23, सेकंड नंबर मैं कह देता हूँ 32, तो ये देखो मेरे पास कोई यहाँ पे एज इट इज़ कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये जो लाइंस है इससे कोई स्पेस हमने ख़त्म की है, कोई बाकी इसका मेन मकसद जो है वो नहीं था। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट, दैट इज़ द क्लास, दैट इज़ द वीडियो। होपफुली जी आपको ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज तो समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको मज़ीद आसान से आसान तरीके से समझाऊँ ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ जाए। मैं उम्मीद करूंगा जी ये कॉन्सेप्ट आपका कवर हो चुका होगा, डैट्स इनफ।
पेपर में अब जाने से पहले ये चीज़ याद कर लें, अगर हैंडआउट्स पढ़ने का टाइम है तो वेल एंड गुड, पेपर आपका हैंडआउट से बाहर नहीं आ सकता। दूसरी बात, अगर प्रोग्राम में कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एट द एंड टिप दूंगा, तो अगर प्रोग्राम में आपको कोई चीज़ भी समझ नहीं आ रही तो आप लोगों ने क्या काम करना है, आपने उसी प्रोग्राम को कॉपी करना है और आंसर वाली शीट पे लिख के आ जाना है जितना भी समझ आ रहा है। अब आपको अगर नजर आ रहा है कि जैसे देखो इंट बी है, तो अगर आपको समझ आ रहा है कुछ भी नहीं आ रहा आपको, तो आप लोगों ने पेपर को ब्लैंक छोड़ के नहीं आना, उसी प्रोग्राम को कॉपी करके अगर 1% भी समझ आ रहा है तो वो आप लिख कर आए। इसी तरह अगर आउटपुट में, मोस्टली बच्चे आउटपुट का क्वेश्चन छोड़ आते हैं, आप लोगों ने आउटपुट को छोड़ना नहीं है। आप लोगों ने ये देखना है कि जो भी सी आउट में या सी इन की फंक्शनैलिटी में लिखा हुआ है वो आप लोगों ने आउटपुट में करके आना है, लिख के आना है। और क्लासेस का कॉन्सेप्ट तो वैसे ही बड़ा आसान है, सिंपल जो भी आपका सी आउट के अंदर आ रहा होगा वो आपका मेनली जो है वो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के अंदर भी जो सी आउट किया होगा वो आपका आउटपुट बन जाएगा। तो ये दो फंक्शनैलिटीज़ हैं, पेपर को स्किप नहीं करना, जितना समझ आ रहा है उतना करके आना है। आपका प्रैक्टिकल का पेपर सिर्फ 4 क्वेश्चंस के ऊपर कंसिस्टेंट होगा। और एमसीक्यूज़ की लोग मुझसे पूछते हैं सर एमसीक्यूज़ का क्या करें, तो एमसीक्यूज़ में ना जो प्रैक्टिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है कि आप लोगों ने मिड टर्म की प्रिपरेशन वीडियो लाजमी देख लेनी है, लिंक आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और रेगुलर स्टूडेंट जो मुझसे इस टाइम क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, उन मैं आपके ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। दूसरी बात कि आप लोगों ने फाइनल टर्म की प्रिपरेशन वीडियो एमसीक्यूज़ के लिए देख लेनी है, आपके इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ क्लियर हो जाएंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं इसके लिए मैंने आपको समझा दिया है, बट आप लोगों ने किसी चीज़ को स्किप करके नहीं आना, छोड़ के नहीं आना, जितना समझ आता है उतना लिख के आना है और ईजी होकर पेपर देना, आपका पेपर इंशाल्लाह आसान आएगा। डैट्स इनफ जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।